स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। जैसा कि आपको विदित है, हम कक्षा 8 से 10 संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण पर चर्चा व उदाहरण देख चुके हैं। हमने 2 संधियां कर चुकी है पिछले वीडियो में, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम अंतिम संधि विसर्ग संधि करेंगे, जिसके पार्ट होंगे 2, 3, 4, वो देखेंगे। पहला पार्ट है हमारा विसर्जनी से स अर्थात सत्व संधि। यह स आने के कारण हम इसको कह सकते हैं सत्व संधि। विसर्जनीयस्य सह सत्व संधि। यहाँ विसर्जनीय का अर्थ विसर्ग ही है, यानी विसर्ग को हमें सह करना है। कब करना है? यानी हमें प्लस से पहले विसर्ग मिलेगा और प्लस के बाद में खर। खर किसे कहते हैं? 5 वर्गों का पहला और दूसरा। जैसा कि मैंने लिखा है, पहला 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 हो गए 5, दूसरा 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 हो गए 5, प्लस श श श ह। अगर पीछे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, हो सकते हैं, वरना ये हमें 10 अक्षर पीछे मिलेंगे और पहले हमें विसर्ग मिलेगा। तो उदाहरण देख लेते हैं। विष्णु, हमें तो विसर्ग संधि है, यहाँ हमें मात्रा और कुछ नहीं देखना है। पीछे ऑप्शन है, हमें खर देखना है। खर का मतलब पहला या दूसरा अक्षर। तो हमें यहाँ मिल गया ये रहा त, नीचे र है, ठीक है ना, ऊपर त है। तो विसर्ग प्लस त, ये रहा विसर्ग, और खर का मतलब पहला अक्षर, यानी हमें त मिल गया। ये रहा त मिल गया हमें, ठीक है। तो हम विसर्ग को स बना देंगे। कौन सा स? पीछे त आने के कारण हम इसको स, स्लेट वाला या सब्जी वाला बनाएंगे। आगे उदाहरण में हम स सलगम वाला और श षटकोण वाला भी बनाएंगे। पीछे अक्षर देख करके उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा उदाहरण है उन्नतः तरु। विसर्ग हमें तो देखना है, आगे क्या है हमें कोई मतलब नहीं, हम विसर्ग देख रहे हैं। तरु, खर का हमें पहला अक्षर मिल गया, ऊपर त मिला, यहाँ भी त मिल गया। तो इस विसर्ग को पीछे त होने के कारण हम इस विसर्ग को स सब्जी वाला बना करके कर देंगे उन्नतस तरु। अगला उदाहरण है दुह प्लस चिंता। विसर्ग है, आगे च यानी खर प्रत्याहार का पहला अक्षर है, तो हम इसको श कर देंगे यहाँ, दुस प्लस चिंता। लेकिन हमने जब इसको एक शब्द संधि युक्त शब्द देखा तो क्या देखा? ये स इस श में बदल गया। क्यों? क्योंकि पीछे इष्टत्व संधि का नियम लागू होगा। जब भी च वर्ग से पहले स सब्जी वाला मिलता है तो हम इसको ये श बना देते हैं। तो आगे विसर्ग संधि होते हुए भी इष्टत्व संधि के नियम लागू हो जाएंगे। तो इस उदाहरण को हम इष्टत्व संधि के हिसाब से और विसर्ग संधि के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखो, हमने दुह प्लस चिंता किया तो विसर्ग संधि, दुष प्लस चिंता किया तो इष्टत्व संधि। लेकिन संधि युक्त शब्द दोनों के लिए एक सा बनेगा, विच्छेद दोनों के अलग बनेंगे। तो आपको अगर ये शब्द दे तो आप इनको इसका विच्छेद इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे है गुरुह प्लस टेकते। विसर्ग खर का हमें ट मिल गया, हमने विसर्ग का स कर दिया। इसका गुरुस, इसकी तरह गुरुस प्लस टेकते। लेकिन हमने पीछे फिर देखा इष्टत्व संधि का नियम लागू हो जाता, थोड़ा सा ट वर्ग ट आ गया। आपने देखा तो इष्टत्व संधि में त वर्ग और स के बाद में श षटकोण वाला और ट वर्ग हो तो हम स को श में और त को ट में बदल देते हैं। तो यहाँ ये श हो जाएगा स्लेट वाला गुरुस। लेकिन पीछे ट वर्ग होने के कारण हम इस स को ये श कर देंगे, तो बन जाएगा गुरुस टीकते। थोड़ा सा नियम लागू हो जाएगा इष्टत्व संधि का। या हम कह सकते हैं पीछे ट होने के कारण हमने इस स को इस श में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इस ट के साथ हमेशा ये स आएगा, इस च के साथ हमेशा ये स आएगा और इस त के साथ हमेशा स आएगा। याद रखना, च के जैसे पहले च के साथ श, त के साथ स और ट के साथ ये स चलेगा। इसलिए हमारा स तो वही होता है क्योंकि हमारे इसमें है, लेकिन पीछे ट वर्ग और च वर्ग आने के कारण हम इस स को परिवर्तित कर देते हैं, तो स का सही आ रहा है। नमः प्लस ते। विसर्ग खर प्रत्याहार का त, पीछे त होने के कारण सीधा सीधा ये तो स सब्जी में ही परिवर्तित होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। धावित छागह, छाग होता है हिरण का बच्चा, दौड़ता हुआ हिरण का बच्चा। तो विसर्ग
फिर ये छ आ गया हमारा दूसरा खर, खर में दूसरा आ सकता है। अच्छा हमें उदाहरण मिल गया दूसरे अक्षर का, वर्ण का। तो यहाँ फिर इष्टत्व संधि का नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि पीछे हम च वर्ग भी आ गया। तो हमारा स करेंगे तो स सब्जी वाला ही, लेकिन पीछे इस छ को देखते हुए बाद में हम इसको ऐसा कर देंगे। तो इसको भी आप धाविता छाया भी कर सकते हो और धाविता छाया भी, यानी इसको इष्टत्व संधि के हिसाब से भी संधि विच्छेद कर सकते हो और विसर्ग संधि के हिसाब से भी संधि विच्छेद कर सकते हो। देवा प्लस ठकुरः, व ठ खर प्रत्याहार का दूसरा अक्षर देखा जाए तो वही त के बाद ठ आ गया, इष्टत्व संधि का नियम लागू हो जाएगा आगे। तो हमारा स वो होते हुए भी हम पीछे ठ को देकर इस स में परिवर्तित कर देंगे। आगे तरोह प्लस छाया, विसर्ग खर प्रत्याहार का दूसरा वर्ण आ गया, पहला और दूसरा। हमने पिछला उदाहरण देखा था वैसा ही है, हम करेंगे तो इसको सब्जी वाले तरोह छाया। फिर आगे देखा इष्टत्व संधि का नियम लागू हो जाता है, तो हमने उस स को ही इस श में बदल के इष्टत्व संधि के हिसाब से संधि युक्त शब्द बना दिया। तो आप इसका भी संधि विच्छेद इष्टत्व और विसर्ग दोनों संधि के हिसाब से कर सकते हैं। अब ये है वो कैसा देता है, ऐसे देता है कि तरो प्लस छाया, तो आप लिखोगे विसर्ग संधि, मिलाओगे तो वो ही। फिर आपको देते तरोस प्लस छाया, तो आप इष्टत्व संधि कहोगे तो फिर वहां स आ गया, तो आप कह दोगे इष्टत्व संधि, लेकिन इष्टत्व संधि, लेकिन संधि युक्त शब्द दोनों के लिए एक सा ही होगा। ठीक है। इतः प्लस ततः, विसर्ग खर प्रत्याहार का पहला अक्षर, सीधा सीधा हमारा त ही है, त के साथ सीधा स सब्जी वाला होता ही है, तो हम कर देंगे इतस ततः। पूर्णः प्लस चंद्रः, पूर्ण विसर्ग खर प्रत्याहार का च पहला अक्षर, पहला वर्ण, और विसर्ग का हमने स सब्जी वाला किया, लेकिन पीछे च देखते हम इष्टत्व का नियम लागू करते हुए उसी स सब्जी वाले को हम श सलगम वाला बना करके पूर्णश्चंद्र कर देंगे। यानी इस उदाहरण को भी आप विसर्ग संधि और इष्टत्व संधि दोनों में रख सकते हैं। जब आप विसर्ग संधि के हिसाब से इसका विच्छेद करेंगे तो पूर्णः प्लस चंद्रः, और इष्टत्व संधि के हिसाब से इसका विच्छेद करेंगे तो आप करोगे पूर्णस् प्लस चंद्रः। जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। आपको इस प्रकार से संधि दे तो भी यही संधि युक्त शब्द बनेगा, और पूर्णश प्लस चंद्र दे तो स का यह श बनाते हुए भी आपको संधि युक्त पद तो यही बनाना है। आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको इसको विसर्ग संधि के हिसाब से विच्छेद करके लिखना है या इष्टत्व संधि आपको अच्छे प्रकार से समझ आई हुई है, उसके हिसाब से आपको इसको विच्छेद करके। पर हम ये देखते हैं कि तीनों जो स वाले आप इसको विसर्ग संधि के हिसाब से कर दो तो आपको ज्यादा सरल हो जाएगा। इष्टत्व संधि के नियम तो अलग है ही है। धन्यवाद, कल अगला करेंगे।